कुछ दिन से देख रही थी कि मेरा पति बहुत परेशान था। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। मैंने उसे कहा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो कहने लगा कि क्या अचार से रोटी खा लेते हैं। पर उसने यह नहीं बताया कि पैसे क्यों नहीं हैं और कब आएंगे। फिर 2 दिन ऐसे गुजरे जब घर में अचार और रोटी भी नहीं थी। हमने दोनों ने पानी पीकर गुजारा किया। फिर एक रात उसने मुझे नींद से उठाया और कहा कि मेरी बात सुनो। वह मुझे अपने साथ ले जाने लगा। वह मुझे एक बहुत बड़े घर में ले आया और एक कमरे के बाहर खड़ा करके कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले थे और आज उन झूठों के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो और ठंडे दिमाग से सोचो तो हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। इस कमरे में चली जाओ और जो करने को कहा जाए चुपचाप कर लेना। ये याद रखना कि हम लोगों ने न जाने कितने दिन से ढंग का खाना नहीं खाया है, तो फिर तुम्हें सब कुछ आसान लगेगा। मैं उसकी बात समझी नहीं। उसने मुझे कमरे के अंदर भेज दिया। कमरे में अंधेरा था। मुझे डर लगने लगा। मैं वापस जाने लगी, पर उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उसका साया नज़र आ रहा था। वह खड़ा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। जब सामने अचानक से रोशनी हुई और एक आदमी उस कमरे में बैठा था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि आ गई ना, फिर तुम मेरे पास। और मुझे वह पल याद आ गया जब मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था और अब शायद उसकी बारी थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम ढानी है। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी और हमेशा से ही किसी से प्यार शादी करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो तो मुझे किसी से मोहब्बत हो और उसके बाद शादी हो। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश लिया था। मुझे लगा कि ऐसे ही कह रहे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस आदमी की वह बात कर रहे थे वह बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी था। उसे पूरा शहर जानता था और उसका रिश्ता हमारे घर में कैसे आ सकता था। पर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि अमीर लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं। उनको किसी बड़े घर से लड़की लाने की ज़रूरत नहीं होती। वह कोई दहेज के भूखे थोड़ी होते हैं, लेकिन उनको एक सुंदर पत्नी चाहिए जो पार्टियों में जा सके। लोग उनकी पत्नी को देखकर कहें, खुद तो अमीर हैं, पत्नी भी बहुत अच्छी रखी हुई है और तू इतनी सुंदर है, इसीलिए तेरे लिए रिश्ता आया है। उनको और कुछ नहीं चाहिए और हमारे पास देने का कुछ है भी नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। वही बात हुई कि मैं उस आदमी को पसंद आ गई। वह आदमी भी देखने में बुरा नहीं था, लेकिन शायद मुझसे बड़ा था। मेरी माँ ने कहा कि 7 से 8 साल का फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसे होते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती, क्योंकि पैसा सारी बुराइयों को छुपा लेता है। और जिसके पास पैसे नहीं होते उसमें कोई खूबी नहीं होती, क्योंकि उसकी जेब खाली होती है। वह जितना भी अच्छा बन जाए, बात पैसे पर आकर रुक जाती है। मेरे होने वाले पति का नाम प्रताप सिंह था। वह बहुत ज़्यादा अमीर था और उसके पास पैसे ही पैसे थे। मेरे माँ बाप ने उसके साथ मेरी सगाई करा दी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे कोई और पसंद था। बस मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि सगाई तो कर दी, लेकिन शादी देर से करना। तो मेरी माँ ने कहा कि हमें पता है कि तेरी उम्र अभी कम है, कम से कम भी 1 साल के बाद शादी करेंगे, नहीं तो 2 साल का तो कहाँ ही है हमने। मैं खुश हो गई कि चलो सगाई हुई तो क्या हुआ, 2 साल तक तो मैं अपने घर में अपनी मर्जी से रह सकती हूँ। लेकिन सगाई होने का फ़िलहाल मुझे फ़ायदा ही हो रहा था। वह रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा भेजता था। उसने मेरे महीने के कुछ पैसे भी लगाए थे। उसने मेरे माँ बाप को कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है, इसका जेब खर्च मैं दिया करूँगा। और वह पैसे इतने होते थे कि मेरा जेब खर्च किया उससे तो हमारा पूरा घर चल सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल प्रताप की तरफ नहीं लग रहा था। मैं उसे अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी इसके साथ नहीं गुजरेगी। यह वह है ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। शायद इसीलिए, क्योंकि अभी तक हमने एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं की थी। एक दिन मेरी एक दोस्त भी घर आई हुई थी जब प्रताप ने मेरे लिए एक बड़ा सा फ़ोन भेजा। और फ़ोन भी चालू था, उसके अंदर सिम भी थी और पूरे महीने का पैकेज भी था।
मेरी दोस्त ने कहा कि तेरी प्रताप से बात होती है क्या? मैंने कहा कि नहीं होती। उसने कहा कि तभी उसने तुझे फ़ोन भेजा है। अब तो उससे बात किया कर। सगाई के बाद और शादी से पहले का जो वक्त होता है ना, वह बड़ा अच्छा होता है। इसमें एक दूसरे से अगर अच्छे तरीके से बात की जाए तो अरेंज मैरिज भी लव मैरिज बन जाती है। मैंने कहा कि मुझे उससे बात नहीं करनी। मेरी दोस्त गुस्सा हो गई। फिर उसने तुझे मोबाइल क्यों भेजा है? वह भी चालू करवा कर। इसीलिए भेजा है कि उससे बात कर सके। और मैं घबरा गई। अच्छा, लेकिन पहले तो मेरे पास बहाना था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, पर अब लग रहा था बात करनी पड़ेगी। पर मैं क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आता है। मेरी दोस्त ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि अपने होने वाले पति से लड़कियां क्या बातें करती हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पूछो, कोई प्लान बनाओ, बाहर घूमने जाओ। तुम्हारे घर वाले मना नहीं करेंगे और उसके पास पैसे हैं, गाड़ी है। मुझे तो अभी तक इतनी शॉपिंग कर लेनी चाहिए थी कि तेरा पूरा कमरा भर जाता। मौके से फ़ायदा उठा। माना कि तेरा ही होने वाला पति है, लेकिन बाद में ये जो पति होते हैं ना, ये बदल जाते हैं। ये तो तेरे लिए गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड और तू है कि पागल हुई जा रही है। मैं उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया नहीं, बात करनी है। पर अभी हम यह सब बातें ही कर रहे थे कि प्रताप की कॉल आने लगी, क्योंकि उसने फ़ोन में पहले से ही सिम लगाकर भेजी थी। मेरी दोस्त ने कहा कि उठा उठा, और मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं घबरा गई, पर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी दोस्त ने कहा कि तेरा कुछ नहीं बन सकता, तेरे हाथ से यह रिश्ता निकल जाएगा और तू हाथ मलती रह जाएगी। और अगर तूने शादी नहीं करनी तो मैं उससे शादी करूँगी। तेरे जैसी सुंदर मैं भी तो हूँ। मैंने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कि मेरे होने वाले पति पर नज़र रखती है। उसने कहा कि तू क्या चाहती है कि खाऊं भी नहीं और बचाकर भी रखूं? या तो खा ले या फिर किसी और को दे। मेरा यह दोस्त मेरी हर बात जानता था, इसलिए मैं उससे इतनी खुलकर बातें कर रही थी। पर आपने फिर से मुझे कॉल की और मैंने कॉल उठा ली, लेकिन मैंने ऐसे बात की जैसे कोई स्टूडेंट अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करता है। मैंने कहा, जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमारे यहाँ मौसम कैसा है? बस इतनी ही बात हुई और मैंने कोई बहाना करके फ़ोन बंद कर दिया। वह भी समझ रहा होगा कि मैं शर्मा रही हूँ, पर मैं शर्मा नहीं रही थी, मैं सहज ही नहीं थी। शाम हुई तो हम छत पर चले गए। छत से मोहल्ला साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का नीचे खड़ा था जो मुझे ही देख रहा था। फिर उसने मुझे एक इशारा किया और मैं उस इशारे का मतलब समझ गई। उस इशारे का मतलब था कि तुम बहुत सुंदर हो। मुझे यह सब बहुत बुरा लगा और मैं नीचे आ गई। अब जब भी मैं छत पर जाती हूँ, वह पहले से ही गली में खड़ा होता था, जैसे उसे पता हो कि मैं किस समय आती हूँ। एक दिन तो उसने मेरी तरफ एक गुलाब का फूल उछाल दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी यह हरकत मुझे बुरी नहीं लगी। फिर एक दिन उसने मेरी तरफ से चॉकलेट फेंकी और मैंने वह चॉकलेट खा भी ली। और फिर तो हद ही हो गई, उसने मुझे पत्थर मारा। पत्थर मुझे लगा तो नहीं, लेकिन वह सिर्फ पत्थर नहीं था, उसमें एक कागज़ था जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था और नीचे उसका नाम भी। उसने लिखा था, मेरा नाम किशन है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम मुझे मैसेज करोगी तो तुम्हें खुशी होगी, पछताना नहीं पड़ेगा। 3 दिन तक मैं न तो छत पर गई और न ही मैंने उसे मैसेज किया, लेकिन उसका वह खत मेरे पास था। मैं बार बार उसे पढ़ती थी। फिर मैंने उसे मैसेज किया और उससे कहा, तुमने मेरा नंबर क्यों फेंका? तुम कोई बदतमीज़ बदमाश हो क्या? लेकिन मैंने उससे थोड़ी सी बात की। वह ऐसा कोई बात से बात निकालने का हुनर जानता था कि हम लोग बातें करने लगे। बातें करते करते दोस्ती हो गई। रूटीन की ही बातें करते थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में बातें करते थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि मैं किसी की तरफ खिंची चली जा रही थी। उससे बात न करती तो मेरा दिन नहीं गुजरता था। दूसरी तरफ प्रताप भी मुझसे बात करने की कोशिश करता था। प्रताप कोई बहुत निकम्मा आदमी नहीं था कि जिसके पास वक्त हो, लेकिन जब उसे वक्त मिलता था वह मुझसे कोई न कोई बात करने की कोशिश करता और मैं उससे ऐसे बात करती
जैसे वह मेरा होने वाला पति नहीं बल्कि मेरा कोई बॉस हो। मेरे लिए फूल भेजता था, चॉकलेट भेजता था, कपड़े भेजता था, कुछ न कुछ रोज़ भेजता था। मेरे माँ बाप खुशी से पागल हो चुके थे। उन्होंने तो सारे परिवार में यह बात फैला दी थी कि हमारी बेटी की शादी बहुत ऊंचे घर में हो रही है और लड़का इतना अच्छा है कि अभी तक हमारी बेटी पर 2 महीने में ही लाखों लुटा चुका है। मेरी सालगिरह भी आने वाली थी। मैंने किशन को भी बताया कि मेरी सालगिरह है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आऊँगा। तब तक हमारी दोस्ती मोहब्बत बन चुकी थी, लेकिन अभी तक हम दोनों में से किसी ने भी इजहार नहीं किया था। सालगिरह वाले दिन मुझे सबसे पहले प्रताप ने ही मैसेज किया। उसने कहा कि तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें दोपहर तक मिल जाएगा। वह इतने गिफ्ट भेज चुका था कि अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या भेजेगा, लेकिन मुझे तो किशन के गिफ्ट का इंतज़ार था। जब मैं छत पर गई तो उसने वह गिफ्ट मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने उस तोहफे को खोला तो उसमें एक छोटा सा प्यारा सा भालू था, जिसने अपने हाथ में एक दिल पकड़ा हुआ था और उस दिल पर लिखा था आई लव यू। क्या वह मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था या फिर यह गिफ्ट उसने मुझे ऐसे ही दिया था? मैं शर्मा के नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मेरे पापा बाहर गए और कहा कि आपकी बेटी के लिए गिफ्ट आया है, यहाँ पर साइन कर दें। लेकिन उस आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरे पापा ने कहा कि गिफ्ट कहाँ है, तो उस आदमी ने कहा कि गिफ्ट बहुत बड़ा है, अंदर नहीं ला सकते, आप बाहर आकर देख लें। हम सब लोग हैरान हो गए। जाकर देखा तो यह देखकर हमारी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं कि वह गिफ्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बल्कि एक गाड़ी थी। उसने मुझे कार गिफ्ट की थी। मेरे पापा ने सारी ज़िंदगी काम किया था, लेकिन वह गाड़ी नहीं खरीद पाए थे। और अब जब गाड़ी भर के दरवाजे पर खड़ी थी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैं परेशान हो गई कि इतना बड़ा गिफ्ट, लेकिन मेरे हाथ में तो वह छोटा सा भालू था जो मुझे किशन ने दिया था और मेरे लिए उससे ज़्यादा कीमती इस वक्त और कुछ भी नहीं था। अब हमारी मोहब्बत बढ़ने लगी और हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब तो हम लोग चोरी चोरी मिल भी लिया करते थे। मैं बाज़ार जाने का बहाना करती, वह भी वहाँ आ जाता था। हम एक दूसरे से बातें भी कर लेते थे। मैंने उसे अभी तक यह नहीं बताया था कि मेरी सगाई हुई है, इसलिए सोचा कि बता देती हूँ। मैंने उससे कहा कि मेरी सगाई हुई है और अभी मैंने इतना ही कहा तो वह कहने लगा, सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई ना, तोड़ दो सगाई। मैंने कहा, लेकिन मेरी सगाई, और मुझे जाना पड़ा क्योंकि प्रताप मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था और मैं घर पर नहीं थी। उसने कहा, आप तो मुझसे बहुत दूर रहती हैं, यह आपका शर्माना है या कुछ और है? मैंने कहा, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ और। अब तो मुझे ये सब कुछ वाकई अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने आप को किशन के नाम कर चुकी थी, वही मेरा सब कुछ था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती थी। लेकिन आज प्रताप ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। आपका मुझसे यूं दूर दूर रहना कहीं कुछ और तो नहीं कह रहा? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उसे मुझ पर शक हो गया था। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, आपका फ़ोन अक्सर एंगेज रहता है, जबकि मेरे पास आपसे बात करने के लिए वक्त होता है, लेकिन आप मुझसे बात नहीं करती। मैं घबरा गई और मैंने झूठ बोल दिया। मेरी दोस्त है, मैं उसी से बातें करती हूँ। उसने कहा, मुझे अपना दोस्त समझो और मुझसे बातें किया करो। इसका यही मतलब था कि उसे मुझ पर शक हो गया था। मैंने किशन को यह नहीं बताया था कि मेरी सगाई किससे हुई थी, लेकिन अब मैं यह सगाई तोड़ना चाहती थी और यह सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। मुझे हिम्मत करनी थी। अगर मैं अब हिम्मत नहीं करती तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी किशन के साथ गुजारने का फ़ैसला कर लिया था। प्रताप ने किस तरह से मुझसे बात की थी, उसकी आंखों में देखते ही मैं उसके सामने नर्वस हो गई थी। मुझे उससे डर लग रहा था। मैं ऐसे आदमी के साथ अपना सारा जीवन नहीं गुजारना चाहती थी। मैंने फ़ैसला कर लिया था और सबसे पहले यह बात अपनी दोस्त को बता दी। वह तो हैरान ही रह गई। उसने कहा, यह किशन कौन है? क्या करता है? मैंने कहा, नौकरी करता है, उसका अपना घर है।
प्रताप जैसा अमीर नहीं है, लेकिन मेरी मोहब्बत है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत समझाया। 2 घंटे तक वह यही कहती रही कि तेरा फैसला गलत है। मैंने कहा, तूने उसकी हरकतें नहीं देखी, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हैं। सारी ज़िंदगी मुझ पर हुक्म चलाना चाहता है। अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं, तभी तो ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं। उसने कहा, क्या अमीर लोग अच्छे नहीं होते, अच्छा बनने का नाटक करते हैं? मैंने कहा, मेरे लिए मोहब्बत ही सब कुछ है, पैसा नहीं। क्योंकि अगर मोहब्बत पास हो तो 2 वक्त की रोटी खाकर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन मोहब्बत ना हो तो अच्छे अच्छे खाने भी अच्छे नहीं लगते। हिंदी में अनुवादा जाकर शादी कर लेंगे, बाद में तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मैं प्रताप से शादी नहीं करना चाहती। क्या मुझे अच्छा नहीं लगता? आप लोगों की पसंद है। आपने मेरी शादी करवाई, मुझसे पूछा भी नहीं, सिर्फ पैसा देखा, आदमी को नहीं देखा। मैंने उसकी छोटी सी बात को जानबूझकर वजह बना लिया था और अब मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। मेरे माँ बाप का वही रिएक्शन था जो कि माँ बाप का होता है। हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, हमने तुझे पैदा किया, आज इतनी बड़ी हो गई है, हमारे परिवार की इज्जत खाक में मिलाना चाहती है। ये सब कुछ हमारी परंपरा के खिलाफ है, हम यह नहीं होने देंगे। और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, लेकिन मुझे रोक नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मेरी माँ ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया। बहुत बड़े बड़े तमाशे बने। मैंने 3 दिन तक कुछ खाया नहीं। मैं रोती रही। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने उनको कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं प्रताप से शादी कर लूँगी। एक पल को मेरा दिमाग भटक गया था, लेकिन आप लोग ठीक कह रहे हैं। और जब तुमको मुझ पर भरोसा हुआ कि मैं बात को समझ गई हूँ, तो मैंने घर में पड़े थोड़े से जेवर और कुछ पैसे लेकर घर से भाग गई। मैं दीदी किशन के पास चली गई। हम लोग मंदिर में चले गए। वहाँ जाकर हमने शादी कर ली। अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके थे। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और यह सब कुछ बता दिया कि मैंने किसी से शादी कर ली है। अब मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुना रही हूँ, तो यह सब कुछ बताने में शायद बहुत आसान लग रहा होगा कि कुछ जल्दी जल्दी सब बता दिया, शादी भी हो गई। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझ पर क्या गुजरी थी। मैंने खाना नहीं खाया था, मैं दिन रात रोती रही थी। मैं कितनी डरी हुई थी, कितनी परेशान थी। अब नहीं, घर में चोरी करनी पड़ी। घर से भागना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। और फिर दिल में यह डर था कि कहीं किशन मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन उसने तुरंत मुझसे शादी कर ली। वह मेरा पति बन गया। हमने शादी को रजिस्टर्ड भी करा लिया था। अब हम लोग कानूनी तौर पर पति पत्नी थे। मेरे माँ बाप के पास अब हाथ पैर मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह क्या कर सकते थे? बस बैठे हवा खा सकते थे। हम लोग बहुत खुश थे। 2 दिन हमने एक बहुत अच्छे होटल में गुजारे थे। ये 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे सुंदर दिन थे। लेकिन उसके बाद मुझे एक दिन किशन ने कहा कि अब घर चलते हैं। मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन चलते हैं। अब हम लोग एक रिक्शा में बैठे और उसके घर की तरफ जा रहे थे। मैं देख रही थी कि इस रास्ते में बड़े ख़राब होते जा रहे थे। पूरा इलाका भी कुछ अजीब सा था, झोपड़पट्टी जैसा इलाका आ रहा था। मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा घर? वह बोला कि बस यहाँ से थोड़ा दूर और। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि रिक्शा एक चाल के सामने रुक गया। मैंने देखा कि यह तो चाल था, वही शोर। औरतें एक दूसरे से पानी के लिए झगड़ा कर रही थीं। कोई गाली दे रहा था, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। मैंने कहा कि तुम यहाँ रहते हो किशन पर? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा अपना घर है। उसने कहा कि अपना घर ही तो है, ये खोली मेरी अपनी है। मैंने कहा कि खोली। मैं थोड़ी परेशान हुई तो उसने मुझे अपने गले से लगाया और कहा कि क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत बड़ी है। मुझे उसकी मोहब्बत पर पूरा यकीन था। मेरा भी मूड अच्छा हो गया। हम लोग उसके घर में आ गए। घर में ज़्यादा सामान नहीं था और घर बहुत गंदा पड़ा था। मैंने कहा कि तुम घर पर साफ़ नहीं करते? उसने कहा कि अब तुम आ गई हो ना, यह तुम्हारा घर है, अब इसमें साफ़ भी तुमने करना है, संभालना भी तुमने
और मुझे भी तुमने ही संभालना है। मैं खाने को कुछ लेकर आता हूँ। मैंने आस पास देखा और सोचा कि मोहब्बत की है तो फिर यह सब तो होता ही है, और सबसे ज़रूरी बात यह कि मैंने मोहब्बत की है, मुझे मोहब्बत मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। मैंने धीरे धीरे घर को साफ़ करना शुरू किया और किशन दोपहर का खाना ले आया, लेकिन साथ कुछ राशन का सामान भी लाया। ज़िंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। सुबह उठकर पानी भरना पड़ता था, पर किशन पानी खुद ही भर लेता था और मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देता था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के शुरू के दिन वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। आपको कोई किसी जेल में भी रखे, लेकिन आपके पति के साथ रखे तो आप खुश ही रहते हैं। इसी तरह मेरी ज़िंदगी भी अच्छी बनी जा रही थी और मैं बहुत सोचती थी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। लेकिन सुबह काम पर चला जाता था और शाम को आता था। उसने कहा था कि वह किसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन जब उसने महीने की पगार मेरे हाथ पर रखी तो मैं बड़ी परेशान हुई, क्योंकि यह तो सिर्फ 12,000 थे और ऐसा कौन सा ऑफिस था जहाँ पर 12,000 की पगार मिलती थी। ऑफिस में तो पगार ज़्यादा मिलती है। मैंने कहा कि तुम किधर काम करते हो? तो उसने मुझे किसी ऑफिस का ही बताया। यह भी कहा कि वे लोग अभी नए हैं इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे, पर अगर अभी से मैं उनके साथ काम करता रहूँगा तो फिर वे आगे चलकर मेरी पगार बढ़ा देंगे। मैंने कहा, लेकिन 12,000 में महीना कैसे गुजरेगा? तो कहने लगा कि तुम थोड़े जेवर और पैसे लाई थी ना, उनको इस्तेमाल करके 2-4 महीने गुजार लेंगे। उसके बाद मेरी पगार बढ़ जाएगी। वह मुझे बहुत अच्छी तसल्ली देता था। कुछ भी बुरा हो जाए, वह इतने प्यार से समझाता था कि कुछ बुरा लगता ही नहीं था। थोड़े बहुत पैसों से ही हम दाल सब्ज़ी, राशन वगैरह ले आए। किराया भी दे दिया और घर की कुछ चीज़ें भी ले लीं। मेरे लिए एक साड़ी भी ले आया। ये सब कुछ बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, लेकिन था तो सही। यहाँ पर मेरी कुछ औरतों से दोस्ती भी हुई और बातचीत भी। उनको बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था। ऐसा लगता था पढ़ाई तो इन लोगों ने की नहीं, लेकिन इन्हें तो बुनियादी तमीज़ भी नहीं है। बस फिर भी वहाँ पर वक्त गुजर रहा था। पूरा दिन मैं अकेली रहती थी तो थोड़ी परेशान हो जाती थी, पर जैसे किशन आता था ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसको दूर से देखकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और मैं सब कुछ भूल जाती थी। हम दोनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताते थे, बातें करते थे, कभी कभी हंसी मजाक भी करते। रात होती तो कोई फिल्म देख लेते, लेकिन किशन के फ़ोन पर इस घर में टीवी भी नहीं था। पर आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुशियाँ मंद पड़ने लगीं, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। अब तो हमने 3 की जगह 2 टाइम का खाना खाना शुरू कर दिया था। मैं जब भी किशन से बात करती कि कुछ करो, कहीं से पैसे लेकर आओ, तो वह मुझे यह बताने लगता कि उसे मुझसे कितना प्रेम है। लेकिन खाली प्रेम से पेट नहीं भरता, यह हम सब जानते हैं। फिर वह दिन भी आ गए जब हमारे घर में कुछ भी नहीं था और रोटी पकाने को आटा भी नहीं था। यहाँ तो सब लोग ही गरीब रहते थे। फिर भी हमने बहुत से लोगों से उधार ले लिया था, वे भी दरवाजे पर आ रहे थे। मुझे पता चला कि जब से शादी हुई है तब से किशन उधार ही उठा रहा था। वह कोई नौकरी नहीं करता था। वह किसी के यहाँ नौकर था, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया था। उसने मुझसे झूठ बोला था, एक नहीं 1000 झूठ बोले थे। उसने कहा था मेरा अपना घर है, जबकि वह एक चाल में रहता था। ये झूठ भी मैं बर्दाश्त कर गई। फिर उसने कहा मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ, जबकि ऐसा भी नहीं था। वह किसी अमीर आदमी का नौकर था और अब उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया था। एक दिन तो वह 2-4 रोटियाँ ले आया जो हमने पानी के साथ खाईं। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैंने यह सब कुछ कभी नहीं देखा था। मैं किसी गरीब घर से नहीं थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि मैंने प्रताप को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। कहाँ तो मुझे एक वक्त में 2-2, 3-3 लाख के तोहफे ऐसे ही दे देता था, और यहाँ पर आज मेरे पास 2-3 रुपए भी नहीं थे। मैं फिर भी अपनी ज़ुबान पर यह लफ्ज़ नहीं लाना चाहती थी, उसे यह नहीं कहना चाहती थी कि कहीं उसे बुरा न लगे, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है उसे ऐसी बातें तो नहीं सुनाई जाती। पर अब यह सब कुछ बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा था। एक दिन तो बहुत ही बुरा हुआ। खाना न खाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई।
इसी चाल में एक डॉक्टर भी रहता था। वह बहुत अच्छा था। उसने सबकी मदद की थी। उसने बताने लगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, यानी खाना न खाने की वजह से कमज़ोरी आ रही है। किशन सुबह से कहीं गया हुआ था। मुझे लगा कि शायद पैसों का इंतज़ाम करने गया है, पर जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आकर सो गया। यह रात भी इसी तरह गुजर गई। रात आने से पहले वह दोपहर को मेरे लिए कहीं से थोड़ा खाना ले आया। खाना बहुत ही बुरा था, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने खा लिया। उसने कहा कि नहा धोकर तैयार हो जाना और अपना सबसे अच्छा सूट पहन लेना। आज शाम को हम कहीं जाएंगे और उसके बाद हमारे सबके मसले ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि कहाँ? तो कहने लगा कि बस ले जाऊंगा तो कहीं यहाँ पर ही रहती हो, ज़रा आउटिंग हो जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है। आउटिंग पर कौन से पैसे लगते हैं? हमारे पास किराए के पैसे नहीं थे, यह मुझे पता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसे निकाले और मुझे एक बड़े से घर में ले आया। मुझे यह घर देखा देखा लग रहा था, लेकिन हम लोग महिंद्रा पीछे से जा रहे थे और रात का वक्त था। फिर उसने मुझे एक कमरा दिखाया और कहा कि मुझे माफ़ कर देना धानी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब तुम इस कमरे से बाहर निकलोगी तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो चुकी होंगी। जब पेट में रोटी ना हो तो इंसान मोहब्बत का क्या करे? यह बात तो तुम भी समझ गई होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हें एक रोटी के लिए तरसाता रहूं। इसलिए इस कमरे में जो भी हो तुम बर्दाश्त कर लेना। मैंने कहा कि एक ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, डर लग रहा है, मुझे छोड़कर नहीं जाना। पर उसने मुझे कमरे में धक्का दिया और खुद वहाँ से चला गया। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो सामने प्रताप बैठा हुआ था। मैं यह देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें यह बताने के लिए बैठा हूँ कि मुझे ठुकरा कर मेरे ही नौकर से शादी करके तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि आज तुम्हारा वह पति तुम्हें मेरे ही पास बेचकर चला गया, वह भी सिर्फ एक रात के लिए। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा ही निकल गई है। मैं ज़मीन पर गिरने वाले अंदाज में ज़मीन पर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि बताओ अब क्या करूं तुम्हारे साथ, क्योंकि इस कमरे में क्या हो सकता है यह तो तुम जानती हो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसका मतलब था कि मुझे जाने दो, लेकिन उसके बाद जो उसने किया मैं हैरान रह गई। उसने मुझे ज़मीन से उठाया और सोफ़े पर बिठाया, मेरे आंसू साफ़ किए और कहा कि तुम बहुत मासूम हो, तुम जैसी लड़की को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता था। काश कि मुझे पता होता, मैं पहले यह सब कुछ ना होने देता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। मेरे साथ पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुमसे शादी कर लूँगा। तुम सोच लो, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। ये मेरा नौकर है, मेरे पास काम करता था, लेकिन इसी तरह की हरकतें करता था। इसने इस घर से चोरी भी की और बहुत सी लड़कियों के साथ इसका ताल्लुक भी था। तुमसे इसने शादी क्यों की ये मुझे नहीं पता। शायद इसने सोचा होगा कि शादी करके घर बसा लेता हूँ, लेकिन यह किसी का घर बसाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसे कुछ भी आता जाता नहीं है। इसलिए तो तुम्हें मेरे पास छोड़कर गया। दलाली कर रहा है तुम्हारी। आज तो मैंने यहाँ छोड़ा है, कल किसी और बड़े सेठ के पास ले जाएगा। क्या तुम्हें इसके हाथों में इस्तेमाल होना है? मैंने कहा कि नहीं, पर मेरे माँ बाप, मैंने उनका भी दिल दुखाया। प्रताप ने कहा कि मैं उनको भी मना लूँगा। जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा, भले ही वह तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। देखो, ज़िंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती है। मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी थी। उसने कहा कि मेरा हाथ थाम लो और उसके बाद सारे मसले मेरे होंगे, तुम्हारे नहीं। मैंने अभी तक भी तो सारे फैसले जल्दबाजी में ही किए थे, तो फिर अब क्यों नहीं? मैंने प्रताप का हाथ थाम लिया। किशन की मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई थी। वाकई मुझे यहाँ बेच कर गया था। उसने खुद कहा था कि अंदर जो भी हो बर्दाश्त कर लेना। मैंने प्रताप से कहा कि आप मुझे इस रिश्ते से निकालो और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। उसने ऐसा ही किया। उसके बाद किशन मेरे रूबरू आया ही नहीं, आने दिया, और उसके बाद हम लोगों ने शादी कर ली। तलाक के सारे मामले भी प्रताप ने खुद देखे। उसने मुझे अपने घर की रानी बना दिया।
मेरे घर वाले नाराज़ थे, लेकिन वे भी उसके सामने कुछ ना बोल सके। मेरी ज़िंदगी अचानक से बदल गई और सब कुछ ठीक हो गया। मेरे हाथ में पैसे ही पैसे होते थे, खाना पीना, गाड़ी, सब कुछ था मेरे पास। एक दिन इसी तरह हम बाज़ार में जा रहे थे जब मुझे किशन नज़र आया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वह मुझे देखकर पागलों की तरह मेरे पास आया और कहने लगा कि कहाँ चली गई थी तुम? तुमने प्रताप से शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा कि जब मुझे उसके पास बेच के तुम वहाँ से चले गए थे, तब तुम्हें नहीं समझ आई थी कि मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। आकर मुझसे माफ़ी मांगो और अपने मुंह से मुझसे पैसे मांगो, तो मैं उसे इतने पैसे दे दूँगा कि तुम दोनों कोई बिजनेस कर लेना। मैं प्रताप से मदद मांगने के लिए गया था। उसने कहा था कि तुम नहीं, अपनी पत्नी को लेकर आओ। वह मुझसे मदद मांगेगी तो मैं उसकी मदद करूँगा। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अंदर जो भी हो बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि शायद तुम्हें उससे माफ़ी मांगकर उससे पैसे लेने पड़ते। हाँ, मैं बुरा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया था। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी थी। मेरी बुराई सिर्फ यह है कि मैं गरीब था, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। इसका मतलब कि प्रताप ने मुझसे झूठ बोला था। किशन वहाँ से चला गया। अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अब मैं उसकी नहीं, प्रताप की पत्नी थी। लेकिन वापस आते हुए यही सोच रही थी कि क्या मुझे यह बात प्रताप से करनी चाहिए कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, झूठ बोला। वह शायद मुझे हासिल करना चाहता था और उसे यह बात बुरी लगी थी कि उसको नौकर ने उसकी मोहब्बत छीन ली। इसलिए उसने चाल चली और मुझे किशन से छीन लिया। किशन के पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करता था और प्रताप ने मुझे सब कुछ दिया सिवाय प्रेम के। आज इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। ये बात मैं अपने दिल में ले फिर रही हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? क्या मैं प्रताप को बताऊँ कि मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई, या फिर किशन के पास वापस चली जाऊँ? लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, मजाक नहीं। या फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं क्या करूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।